हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी का पेपर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका इंग्लिश हम डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज 2 जिन्होंने भी किया है। ठीक है, तो हम लोग अभी ये सीरीज़ इंग्लिश का रखने वाले हैं कुछ दिन तक। जैसे मैं आप लोगों के साथ में पहले CDP का डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सारे पेपर्स CDP डिस्कस हो चुकी है। इसके अलावा 3 जनवरी का मैं आप लोगों के साथ में इंग्लिश का डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लैंग्वेज 2। अब हम यहाँ पे 6 जनवरी का इंग्लिश लैंग्वेज 2 डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे कर लेंगे। तो ये आप लोगों के सामने एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इन द प्रेजेंट प्रेडिकेमेंट व्हेन वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट आवर सेल्फ टू न्यू कंडीशंस। ठीक है, ये आप लोगों ने पैसेज समझ लिया होगा। ये पैसेज आप लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है। मैं फटाफट से आपको आंसर बता के चलूँगी, आप लोग अपने आंसर्स को चेकआउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, इट इज़ नॉट ईजी टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ बिकॉज। किस लिए पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एमर्जिंग न्यू कंडीशन विथ साइंस हैज़ ब्रॉट अबाउट। ठीक है, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। आप लोग प्लीज़ स्टेटमेंट ध्यान से सुन लें क्योंकि आपके यहाँ पे क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे थोड़ा सा ज़रूर मिलेगा आपके पेपर का ABCD सेट होने के हिसाब से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द वर्ल्ड आफ्टर 100 ईयर फ्रॉम टुडे बिकॉज। ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्या है, मॉडर्न सोसाइटी इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इंस्टिल्स फियर इनटू आवर हार्ट। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑब्स्टिनेसी ऑफ आर पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की ऑब्स्टिनेसी है उसकी वजह से। 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। देखिए, लैंग्वेज के पेपर में पैसेज में थोड़ा बहुत एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कई बार अलग काम करता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग काम करता है, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग काम करता है। तो कुछ कुछ आंसर्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग प्लीज़ ऑफिशियल आंसर की का पेशेंटली वेट करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सिर्फ आपकी एक हेल्प के लिए ताकि आप अपने पेपर को ओवरऑल जज कर सकें कि कैसा हुआ है आपका एग्जाम। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस द क्रिएटिव। क्रिएटिव के बारे में बात की जा रही है कि ये क्रिएटिव जो है आपका वो क्या है। क्रिएटिव फ्लेम दैट किंडल द ग्रेट ह्यूमन सोसाइटी इज लैंग्वेजिंग। ठीक है, तो फोर्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑब्स्टिनेसी का हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ट्रैक्टेबिलिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्स्टिनेसी का जो एंटोनिम होता है वो होता है ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है, 3 हो जाएगा 5 का आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं कि द इंक्वायरी कमिटी कंप्राइज्ड ऑफ 2 रिटायर्ड जज एंड 2 टेक्नोक्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे सच बताऊँ तो मुझे इन चारों में से कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा एरर नज़र नहीं आया, बट फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इसके बी पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक है, बी पार्ट में इसके एरर हो सकता है कंपेराइज्ड ऑफ। अगर हम बात करें द इंक्वायरी कमिटी वॉज कंपेराइज्ड ऑफ 2 रिटायर्ड जजेस हो सकता है। ठीक है, या फिर इंक्वायरी कमेटी इज कंपेराइज्ड ऑफ 2 रिटायर्ड जजेस और 2 टेक्नोक्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इज या वॉज की बात इसके उसमें कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकती हूँ कि बी में एरर हो सकता है। अदरवाइज तो ये जो सेंटेंस है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है बिल्कुल। ठीक है, तो हम किसको लेके चलेंगे, फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नंबर, इसका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम 2 लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज। मॉडर्न एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नहीं है, ये पूछा है। तो देखो, ये सारी चीज़ें आपको पैसेज में दी हुई है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कन्वेंशनल वैल्यूज, इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस एंड इम्बेटरमेंट। ठीक है, लेकिन ये रिवाइविंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली, रिवाइविंग का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, लेकिन पैसेज में ये बोला है कि ये ब्रेक डाउन हो रही है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, पैसेज में आपको क्या बोला है, पैसेज में अब फटाफट से कहाँ मिलेगा मुझे, एक मिनट छोड़ो, पैसेज में लिखा हुआ है जो भी है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है कि जो आपकी फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल फैमिली पैटर्न्स है वो पुनर्जीवित हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू वर्ड प्रेडिकेमेंट। ठीक है, तो प्रेडिकेमेंट का आपको वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है डिलेमा, यानी कि दुविधा में होना, कोई दो सिचुएशन दुविधा वाली होना, उसको बोलते हैं प्रेडिकेमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 18 का। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको, आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ न्यू साइंटिफिक अप्रोच द सेल्फ केम टू बी कंसिडर्ड एज। 9th का क्या हो जाएगा, बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। 2 आ जाएगा आपका आंसर 9th का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुद्धाज टीचिंग इज। बुद्धा की टीचिंग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ये पूछी गई है। एम्फेसिस ऑन क्लिनजिंग वन सेल्फ ऑफ व्हाट इज बेस। ठीक है, 2 आ जाएगा इसका आंसर आपका। 10th का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, चूज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबहॉरेड। ठीक है, एबहॉरेड का एक नियरेस्ट एंटोनिम आपको बताना है जिसका मतलब होता है लव्ड। एबहॉरेड का मतलब होता है घिनौना, तो इसका हो जाएगा आपका उल्टा पूछा है तो लव्ड हो जाएगा, प्यारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड परमानेंट। परमानेंट का एक तरीके से आपको सिनोनिम बताना है, तो परमानेंट का सिनोनिम होता है लास्टिंग। ठीक है, परमानेंट का क्या हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग है, ये तो ये चीज़ परमानेंट है या ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये थोड़ा सा ये सेम मीनिंग बोला है, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लास्टिंग होना चाहिए। 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, सस्टेनिंग भी वैसे मुझे गलत नहीं लग रहा है जो इन्होंने लगाया है इन स्टूडेंट ने, बाकी मैं लास्टिंग के साथ जाऊंगी, 12th का जो होगा लास्टिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बुद्धाज मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी वो बात की गई है, पैसेज में हमें बोला है कि बुद्धा का जो मेथड है वो क्या है, साइकोलॉजिकल है। ठीक है, पैसेज में क्या बात हुई है कि साइकोलॉजिकल मेथड है बुद्धा का जो मेथड है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी का कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए हम लोग फिर भी किसके साथ जा सकते हैं, फिलॉसफी के साथ यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। 13 का क्या आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज यूज्ड इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बुद्धा टोल्ड हिज डिसिप्लिन व्हाट ही टॉट दे कुड अंडरस्टैंड एंड लाइव अप। इस वर्ड के आधार पे मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आपके सामने इस तरीके के कनेक्टिंग वर्ड्स आते हैं, व्हाट या कुछ इस तरीके का, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका नाउन क्लॉज मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ एज एनुकेटेड बाय द बुद्धा। ठीक है, बुद्धा ने कौन से जो 4 नोबल ट्रूथ दिए, इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो 15 का आपका हो जाएगा 3, द सफरिंग हैज़ अ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन अस। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका 15 का 3। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका आ जाएगा एक पेडागोजी का क्वेश्चन। पेडागोजी में क्या है, द फर्स्ट पेज ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फर्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर सीन विदाउट एनी वर्ड और सेंटेंस रिटन ऑन इट। फर्स्ट बुक का जो पेज है आपका, फर्स्ट टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज है, उस पर सिर्फ पिक्चर्स हैं, कोई एक सिंगल सेंटेंस भी वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, ताकि बच्चे उस पिक्चर को अंडरस्टैंड करें, उसको एनालाइज करें, उसके बाद जब आप उस पिक्चर से रिलेट करके उसको अल्फ़ाबेट सिखाएंगे तो वो इजीली सीख जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग हमेशा क्या होती है, प्लेजर के लिए होती है। तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 में एजर्शन है एक, और उसके बाद में एक रीज़न दिया हुआ है उसका। एजर्शन क्या है आप लोगों के सामने, अ टीचर मस्ट रीड द स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेटिव फंक्शन इन द क्लास। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शन इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म वेल इन सोसाइटी, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है। ठीक है, तो क्या है आपका फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं और आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 18 का क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। 19 की अगर हम बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर नरेटिव्स आर प्रिस्क्राइब एज सप्लीमेंट्री रीडर फॉर लैंग्वेज लर्निंग। व्हाट इज़ द मेजर पर्पज़ ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर। जो मेजर पर्पज़ होता है आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग का, वो होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। ये सप्लीमेंट्री रीडिंग इसलिए होती है ताकि एक इंटरेस्ट जनरेट हो सके रीडर का। तो एक तरीके से इंटरेस्ट के लिए, प्लेजर के लिए जब आप पढ़ते हैं तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है।
तो इसको हम 3 मान के चलेंगे, 19 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम बात करें, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग एम्स एट। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, किस तरीके से इंगेजिंग लर्नर विद लैंग्वेज, ताकि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज के साथ इंगेज कर सके, इसलिए उनको ये कहानी जो है वो सुनाने का एक मेथड होता है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग का एक मेथड है। तो 20th का क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्या कहते हैं, वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। जब भी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या करना चाहिए एज ए टीचर, आपको किस चीज़ पे आपको जोर देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, गुड हैंड राइटिंग पे, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे, वर्ड लिमिट पे, या एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ पे। तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ पे, कि बच्चा जो है जब लिखना प्रैक्टिस करता है तो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। वो हैंड राइटिंग अच्छी होना और वो सब होना तो बात की बातें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया, 4 हो गया। देखो इतने कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि मैं अगर टेलीग्राम पे तुम लोगों से चैट करने बैठ जाऊँ तो मतलब मैं कब रिकॉर्डिंग करूँ और कब मैं इसको पोस्ट करूँगी। तुम लोग सोचते नहीं हो, मतलब ऐसा लगता है प्याजे की ना वो प्री ऑपरेशनल वाले बच्चे नहीं होते जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, उस टाइप की हरकतें करते हो कई बार आप लोग, है ना। सबके सब मैच्योर हो, सब लोग आप जानते हो कि एक टीचर जो है वो एक साथ आप समझ सकते हो कि 16 दिसंबर से लेकर के मतलब 13 जनवरी और उसके बाद भी 21 जन का एक पेपर और 17 जन का एक पेपर, कम से कम 23-24 शिफ्ट है आपकी, और उसमें भी 2-2 शिफ्ट है, तो 46 आपके पेपर हो जाते हैं। एक इंसान एक दिन में तो ऑब्वियसली बात है डिस्कस नहीं कर सकता है। जैसे जैसे आप लोगों के पेपर मेरे पास में आ रहे हैं तो मैं उनको अपने हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ। मैंने यही सोचा था कि पहले हम सारी सीडीपी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पेपर 1 की हम सारी सीडीपी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन 1-2 इतने कमेंट्स आए पेपर 2 के बीच के लिए, तो इसीलिए मैंने 2 बीच में पेपर 2 भी डिस्कस करना पड़ा मुझे। अब सीडीपी सब पेपर 1 की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कुछ कुछ शिफ्ट की बची है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो 1-2 बीच में लैंग्वेज डाली जाए ताकि आप लोगों की आत्मा को थोड़ी शांति मिले। तो बीच में मैंने लैंग्वेज स्टार्ट किया। अब मैंने लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया है तो कहते हैं मैम आप ईवीएस नहीं करवा रहे हो, है ना। मतलब मुझे ना मीम याद आता है, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी डिस्कस्ड इन अ पोइट्री क्लास। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ को ज़रूरत नहीं है पोइट्री क्लास में डिस्कस करने की। तो ग्रामर को कम मतलब एक इंपॉर्टेंट मान सकते हैं हम पोइट्री क्लास के लिए। आइडियाज़, राइमिंग और पोइटिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें पोइट्री क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 22 का क्या हो गया आपका, 4th हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज फोकस ऑन। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो होती है लैंग्वेज के लिए वो किस चीज़ पे फोकस करती है। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक मैं कहूँ कि 1% डाउट है। देखो, एरर इज़ ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ये यहाँ पे लैंग्वेज इज़ अ लर्नड बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस, ये भी ठीक बात है कॉग्निटिव के बारे में। यहाँ पे बात आ जाती है 1st और 3rd वाले में। अब कॉग्निटिव जो बात करते हैं तो नॉम चॉम्स्की जिस बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद अ बिल्ट इन लैंग्वेज डिवाइस। ठीक है, नॉम चॉम्स्की इस बारे में बात करते हैं, तो नॉम चॉम्स्की को हम कॉग्निटिव उसमें एस्पेक्ट में लें, लेकिन नॉम चॉम्स्की की थ्योरी जो होती है वो इनेटनेस में आती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कि लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, तो हैबिट फॉर्मेशन की बात कंडीशनिंग वाले करते हैं, यानी कि बिहेवियरिज्म करते हैं, तो उसको हम कॉग्निटिव में कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए इसका 1st और 3rd में एक थोड़ा सा 1% का मुझे डाउट है। बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होना चाहिए। एक बार के लिए हम चॉम्स्की को भी कॉग्निटिव में ले लेते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो होती है बच्चे के अंदर, लेकिन फिर भी वो भाषा सीखता तो कहीं ना कहीं समाज से ही है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन से ही है। तो एक बार के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 के साथ में जाएंगे फिलहाल। बाकी हम ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे कि सीटेट क्या बताता है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो गया, 3 मान के चलेंगे हम कि लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इंटू ग्रुप ऑफ 6। ठीक है, 6 के ग्रुप में एक टीचर ने क्लास को क्या किया, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, गेव देम ए शॉर्ट स्टोरी विदाउट इट्स एंडिंग। उनको एक शॉर्ट स्टोरी दे दी है उसकी एंडिंग लिखे बिना। ठीक है, विदाउट इट्स एंडिंग। देन शी आस्क देम टू इमेजिन, डिस्कस, फाइनलाइज, राइट एन एंडिंग टू द स्टोरी। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी द टीचर इज डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग, हम इसको कह सकते हैं, और गाइडेड राइटिंग भी वैसे कह सकते हैं। देखो, 2 एस्पेक्ट है इसके। क्रिएटिव राइटिंग इसलिए क्योंकि बच्चा अपने आप से सोचेगा, अपने आप से उसकी स्टोरी को लिखेगा। गाइडेड राइटिंग इसलिए क्योंकि टीचर ने कहीं ना कहीं एक शॉर्ट स्टोरी उनको दी है,
तो गाइडेड जो है, गाइडेंस जो है वो टीचर के हाथ में है तभी भी। होल्ड क्या है, टीचर के हाथ में, क्योंकि बच्चा स्टोरी खुद नहीं लिख रहा है। इसलिए गाइडेड राइटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के गाइडेंस में कोई राइटिंग करते हो तो यहाँ पे टीचर की गाइडेंस भी है अवेलेबल। उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी दी है, ठीक है, गिव देम ए शॉर्ट स्टोरी विदाउट इट्स एंडिंग, देन शी आस्क्ड देम टू इमेजिन, डिस्कस, फाइनलाइज, राइट एन एंडिंग टू द स्टोरी। चलो फिलहाल के लिए हम इसका क्या मान के चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग मान के चलते हैं, ठीक है। मोटा मोटा आप लोग अंदाज़ा लगा लेना भाई, ठीक है। मल्टीलिंग्वलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी मीन्स, मल्टीलिंग्वलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी मीन्स का क्या मतलब हुआ, मेकिंग यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर। मल्टीलिंग्वलिज्म को स्ट्रेटेजी के रूप में अगर हम यूज़ करेंगे, रिसोर्स के रूप में यूज़ करेंगे, तो लर्नर की लैंग्वेज को हमें यूज़ करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। बच्चे की लैंग्वेज को यूज़ करके उसको बाकी चीज़ें सिखानी है। तो 25 का क्या हो गया, 3 हो जाएगा आपका। 26 क्या है, रीडिंग पेडागॉजी एडवोकेट दैट। रीडिंग पेडागॉजी जो है वो क्या है आपकी, तो 26 का भी यहाँ पे मैं ये कहूँगी 2 आंसर बनते हैं वैसे तो इसके। रीडिंग इज़ मीनिंग मेकिंग, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, रीडिंग क्या है, मीनिंग मेकिंग है। तो ये हम बात करें अगर, तो ये पेडागॉजी के हिसाब से हम इसको अच्छा मानते हैं कि रीडिंग मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, यानी आपको सेंस समझ में आना चाहिए। लेकिन रीडिंग इज का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो रीडिंग क्या मतलब क्या होता है, एनकोड द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। भाई कुछ लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करना। किसी ने आपके सामने डिकोड कर रखी है, एनकोडिंग द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। एनकोड नहीं भाई, डिकोडिंग होना चाहिए ना। चलो नहीं ठीक बात है, इसका क्या होगा, रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग। फर्स्ट वाले के साथ चले जाएंगे हम लोग आराम से, ठीक है। क्या हो जाएगा, रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग। चलिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ कॉमन फॉर लैंग्वेज स्पीकर्स टू यूज़ द वर्ड एंड सेंटेंस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, व्हाट इज दिस नॉन एज। ये कॉमन बात है कि जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं यूज़ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम अदर लैंग्वेज। कई बार आपके साथ में भी होता होगा, इंग्लिश बोलते बोलते अगर आप अटक गए हैं तो आप एक वर्ड हिंदी का इस्तेमाल कर लेंगे बीच में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ठीक है। 27 का क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्या है, रेमेडियल टीचिंग इज मेंट टू, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग इज मेंट टू, तो क्या आंसर हो जाएगा, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इन द टेस्ट। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा थर्ड वाला, इम्प्रूव बोथ द लर्नर लर्निंग एंड टीचर टीचिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, 28 का आंसर 2 हो जाएगा आपका। कभी कभी मेरा भी थोड़ा सा दिमाग चल जाता है, दिमाग नहीं चल जाता एक्चुअली, कुछ ज़्यादा चल गया है आंसर की बना के ना फंबलिंग होने लग गई है। डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेट अ मिनट युवान। डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा। लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेरे हिसाब से होना चाहिए चेक द स्पेलिंग। भाई स्पेलिंग आपको कोई मालूम होती है तब आप उसका मीनिंग जा करके हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं। पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये चीज़ें भी हो सकती है, बट स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग, मतलब मुझे नहीं लगता हम लोग कभी भी स्पेलिंग चेक करने के लिए डिक्शनरी में जाते होंगे। तो फर्स्ट हो गया इसका आंसर। 29 का 30th नंबर अगर हम बात करें, गाइडेड कंपोजिशन शुड बी यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड एट अर्ली स्टेज। 2 हो गया इसका आंसर। चलिए जी, ये हो गया आपका 6 जनवरी का इंग्लिश का लैंग्वेज 2 का पेपर 1 का, ठीक है। और आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि यूट्यूब जो है वो इतनी फ्रीक्वेंट वीडियो डालने के बाद में नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है। और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपके पास में नोटिफिकेशन वैसे भी नहीं जाएगी। तो जो बेल आइकन है ना, उसको आप लोग ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो इसीलिए नोटिफिकेशन ताकि आपके पास में चली जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।